हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री का डे नंबर 1 है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से बिल्कुल अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज डे नंबर 1 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के क्लासेस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज डे नंबर 1 है, तो आज के क्लासेस में हम लोग देखेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। यानी सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के डिफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे व्हाई वी नीड ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं। ऑलरेडी अपने पास मैथमेटिक्स में इतना ढेर सारे चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए, तो फिर इस ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत हमें क्यों पड़ा, इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझेंगे। उसके बाद से देखेंगे टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। टी रेशियोज मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको आगे हम लोग देखेंगे ये क्या होते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग आज डे नंबर 1 में पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सेपरेट करो तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई मीन्स होता है 3। ठीक है, गोनो मीन्स होता है साइड्स, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, मतलब 3 साइड्स वाले फिगर के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि 3 साइड्स वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी हम लोग ट्रेंगल के बारे में स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। वो भी एक स्पेशल टाइप का ट्रेंगल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं राइट एंगल ट्रेंगल का। ठीक है, तो यह अपने पास एक फिगर आ गया राइट एंगल ट्रेंगल का, इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बोल दो, यहाँ पे बी बोल दो, और यहाँ पे सी बोल दो, और वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेंगल हो, सभी ट्रेंगल्स में साइड्स और एंगल्स होते हैं। राइट, यानी यहाँ पे भी साइड्स होंगे और एंगल्स होंगे। ठीक है, यानी हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल के साइड्स और एंगल के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो अब आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप उसको कैसे बोलोगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, बिल्कुल ध्यान से देखो। बोला है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल के साइड्स और एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट एंगल ट्रेंगल का जिक्र हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा राइट एंगल ट्रेंगल के जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्टेक्स बी दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री का एंगल है। तो अब इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल को समझते हैं। तो क्या बोला है, एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। मतलब राइट एंगल ट्रेंगल किसको बोलेंगे, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल बी क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट बोल रहा है रिमेनिंग 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है, जो भी एंगल 90 से छोटे होते हैं उनको हम लोग एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो जो बाकी 2 रिमेनिंग एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे और ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रेंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने पे 180 के इक्वल वैल्यू आता है। यानी यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि जो एंगल बी है उसका वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल है। यानी यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से ये पॉइंट आप सबको समझ में आ रहा होगा। यानी किसी भी 2 एंगल्स को ऐड करने पर अगर वैल्यू 90 के इक्वल आता है तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। मतलब जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यानी यहाँ पे एंगल ई और एंगल सी दोनों 90 से छोटे होंगे इंडिविजुअली, तभी इन दोनों को ऐड करने पे आपका एंगल 90 के इक्वल आ रहा है। ठीक है,
अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कि साइड्स के बेसिस पे रिलेटेड होता है, ये इसमें होल्ड करता है। अब ये क्या होता है, इस फिगर के हिसाब से अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से जो भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के बेसिक्स थे आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब यहाँ पे स्पेशल साइड्स के नेम होते हैं, उसको पहले अच्छे से समझ लो नहीं तो दिक्कत होगा। वैसे तो आप सबको पता होगा बट फिर भी एक बार बेसिक्स अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसको x बोल दो, इसको y बोल दो और इसको z बोल दो। ठीक है, वर्टेक्स y पे मान लेते हैं 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी साइड्स होते हैं उनका स्पेशल नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तिरछा वाला जो साइड है x और z, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और इसका ये जो लेटर है h से स्टार्ट हो रहा है, इसको h से हम लोग डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से एक्स वाई जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। एंड ये जो ग्राउंड पे जो साइड है वाई जेड, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये जो भी वैल्यू मार्क किया गया है, ये एक्यूट एंगल जो जेड पे बन रहा है, इसको सपोज हम लोग थीटा एज्यूम कर लें तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस को मार्क किए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अपना एक्यूट एंगल चेंज करते हैं। एक बार एक्यूट एंगल x के रिस्पेक्ट में थोड़ा इन सब चीज़ों को मार्क करके अच्छे से देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक फिर हम ट्रायंगल बना रहे हैं एंड यहाँ पे मार्क करेंगे एक बार x, यहाँ पे x बनाते हैं। ठीक है, x y और z। ठीक है, इसका पिछला वाला जो भी वैल्यूज हम लोग मार्क किए थे वो एक्यूट एंगल z के रिस्पेक्ट में हम लोग मार्क किए थे। यहाँ पे एक्यूट एंगल x के रिस्पेक्ट में मार्क करेंगे तो इसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, ये x और z वाला जो साइड है ये हमेशा हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। ठीक है, केवल बेस और परपेंडिकुलर वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट हम लोग बात करते हैं, तिरछा वाला जो साइड होगा, जैसे कि यहाँ पे एक्स जेड है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। ये जो बाकी रिमेनिंग वाला साइड होगा ये बेस हो जाएगा और ये जो बच गया वाई जेड ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखो। यहाँ पे हम लोग एक्यूट एंगल जेड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस को देखें कि ये कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूट एंगल जेड के पास दो साइड है, जिसमें जो तिरछा वाला जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, और एक जो रिमेनिंग वाला साइड होगा ये बेस हो जाएगा और बाकी जो बच गया वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखो तो एक्यूट एंगल जेड में दो साइड्स हैं, एक एक्स जेड और एक एक्स वाई। उसमें से ये जो तिरछा वाला साइड ये फिर हाइपोटेन्यूस हो गया, ये चेंज नहीं होता है, केवल बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। ठीक है, तो एक बेस हो जाएगा और ये जो बच गया ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एक और फिगर बना के थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक इधर फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एंड एक इधर फिगर बना लेते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये आपका L हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया। ठीक है, वर्टेक्स M पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे मान लो ये L हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया। यहाँ पे वर्टेक्स M पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे अपने पास दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक L और एक N, तो दोनों के रिस्पेक्ट में 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को देखेंगे कि ये कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, जो LN वाला जो साइड है ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, राइट, यानी जो LN है ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूस होगा और यहाँ पे भी ये हाइपोटेन्यूस होगा, केवल परपेंडिकुलर और बेस वेरी करेगा। अब ये कैसे करेगा इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो पहला वाला ट्रायंगल है इसमें एक्यूट एंगल N के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इसको कुछ देर के लिए थीटा बोल देते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्यूट एंगल एन के पास दो साइड है, एक एल एन और एक एम एन। तो एल एन को हम लोग ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज मार्क कर चुके हैं, यानी जो बच गया ये आपका बेस हो जाएगा, राइट, ये बेस हो जाएगा। और ये जो थर्ड वाला साइड, जो रिमेनिंग साइड बच गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग एक्यूट एंगल एल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इसको अब थीटा अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे भी दो साइड है, जिसको ऑलरेडी आप एक को एच बोल चुके हो, तो दूसरा वाला ये आपका बेस हो जाएगा, और जो थर्ड रिमेनिंग साइड बच गया ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका एक्यूट एंगल चेंज होता है उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज सेम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वन बाय वन करके इसको बताना है कि इन ट्रायंगल्स में कौन कौन से बेस होंगे, कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। तो यहाँ पे आप फिगर को देख करके बता सकते हो कि वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये जो AC वाला साइड है, जो कि तिरछा वाला साइड है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, यानी ये आपका H हो जाएगा, ठीक है। एंड सपोज अगर आप मान लो वर्टेक्स C पे एक्यूट एंगल को एज्यूम करके सब कुछ मार्क कर रहे हो, तो जो आपका BC होगा ये आपका बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग B से डिनोट करेंगे, और AB आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के पास लिखोगे AB, आपका बेस हो जाएगा BC, और आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से मार्क कर सकते हो, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे एक और अपने पास ट्रायंगल है, यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो इस बार आप देखोगे तो ये तो आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इस बार आपको एक्यूट एंगल एल के रिस्पेक्ट में मार्क करके सब कुछ बताना है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा मार्क कर लेंगे, एंड इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एल एन वाला जो साइड है ये सबसे लॉन्गेस्ट वाला साइड है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसमें से एक बच गया तो ये आपका बेस होगा, एंड जो थर्ड रिमेनिंग वाला साइड है ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो फिर यहाँ पे अगर आपको मार्क करना होगा तो आप बहुत आसानी से मार्क कर सकते हो। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये आपका एम हो जाएगा, राइट। एम इज परपेंडिकुलर, एंड बेस क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एल एन हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी सेम वैसे ही करना है। इस बार आप क्या करोगे, एक्यूट एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में सब कुछ मार्क करोगे, तो इसको हम थीटा बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाई पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। ये जो तिरछा वाला जो साइड है एक्स जेड, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। और एक्स वाई जो है ये आपका बेस हो जाएगा, और जो थर्ड रिमेनिंग साइड है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, जेड वाई है, जेड वाई परपेंडिकुलर है, बेस क्या है एक्स वाई है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आपका एक्स जेड है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे वेरी करेगा, तो उसको आप बहुत आसानी से बता पाओगे अब, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ऑलरेडी इतने मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, फिर भी इस ट्रिग्नोमेट्री को हमको पढ़ने का क्यों जरूरत पड़ा। यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस पढ़ लिए और एग्जाम में मार्क्स आ गए बस काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमको बिल्कुल अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझना है कि आखिर इसको पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, A to Z सब कुछ बिल्कुल आराम आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आने से पहले एक छोटा सा हम लोग डिस्कशन ये कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एंगल सम रिलेशन इन ए ट्रायंगल हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है। देखो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एंड इसमें पहले मार्क कर लेते हैं, इसको आप बोल दो A, इसको बोल दो B, और इसको बोल दो C। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्टेक्स B पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल सम रिलेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह 180 के इक्वल होता है, यानी यहाँ पे भी सेम होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का जो सम होगा डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे अपने पास ये रूल बहुत पहले से था।
सेम इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये साइड्स के रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो अगर इसको इस फिगर में लिखना पड़े तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाओ तो वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमें साइड्स के बारे में रिलेशन बताता है। ये हम लोग यूज कब करते हैं, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई दो साइड दिया हो और तीसरा साइड हमसे पूछ ले तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं थर्ड साइड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो एंगल दे दे और तीसरा एंगल आपसे पूछ ले तो हम लोग ये एंगल सम रिलेशन यूज करते हैं थर्ड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। लेकिन अगर आपसे एक हम सवाल अब पूछें फिर आपको पता चलेगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्यों जरूरत पड़ा। बिल्कुल ध्यान से सुनो, अब अपने पास एक नया प्रॉब्लम आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं z एंड वर्टेक्स y पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि जो एक्यूट एंगल z है इसका जो वैल्यू है ये 60 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, और एक्स जेड का जो वैल्यू है ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब सवाल ये है कि आपको बताना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स वाई का लेंथ कितना होगा एंड सेकंड वाई जेड का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन था, देखो तो पहले से हम लोग क्या क्या जानते थे, हम लोग एंगल सम रिलेशन इन ए ट्रायंगल जानते थे, राइट, एंड पाइथागोरस थ्योरम जानते थे। तो इन दोनों की मदद से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों भैया, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं जो एंगल सम रिलेशन होता है, यहाँ पे आप देखो जो ये वाला फॉर्मूला होता है इसको हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब किसी भी ट्रायंगल के हमें एटलीस्ट दो एंगल्स पता हो और तीसरा हमें कैलकुलेट करना हो। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब हमें कोई दो साइड्स एटलीस्ट पता हो, तब हम लोग थर्ड साइड को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अपने पास जो प्रॉब्लम दिया गया है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में से कोई यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज मान लो अगर एंगल सम रिलेशन आप अप्लाई करके एंगल एक्स को आप कैलकुलेट भी कर ले रहे हो तो भी आप इस वाले ट्रायंगल के साइड तक नहीं पहुंच पाओगे, बिकॉज अपने पास कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है जो कि साइड और एंगल को रिलेट करता हुआ हमको रिलेशन दे। ठीक है, इसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ा, राइट। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल को रिलेट करता हुआ हमको एक रिलेशन देता है जिसकी मदद से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही ये वाला लेक्चर खत्म होगा, लेक्चर के एंड तक आते आते इस प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज जो भी अपने पास पहले से नॉलेज था वो तो या तो एंगल के आधार पे था या फिर साइड के आधार पे था। अपने पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं था जो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल को आपस में रिलेट करता हुआ हमको इंफॉर्मेशन कोई दे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल को आपस में रिलेट करता हुआ हमको रिलेशन देता है जिसकी मदद से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। टी रेशियोज मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब एंगल और उसके साइड्स के रिलेशन को हम लोग टी रेशियोज बोलते हैं। अब ये कैसे क्या होता है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं अच्छे से। ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल दिया है ABC, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो भी डिस्कशन करेंगे वो वर्टेक्स C पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है इसको थीटा बोलते हैं एंड इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलोज को पहले अच्छे से लिखते हैं एंड देन इस पर सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा P/H होता है। अब ये P/H क्या होता है, हम यहाँ पे वर्टेक्स C पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसको हम लोग थीटा एज्यूम किए हैं, तो जो AC वाला लेंथ होगा ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, राइट, और ये जो BC वाला लेंथ होगा ये आपका बेस हो जाएगा एंड जो थर्ड साइड होगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, राइट। सेम उसी प्रकार से कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है और टेन थीटा पी बाई बी होता है। अगर इन तीन फॉर्मूलाज को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेते हो तो जो बाकी तीन होते हैं जस्ट इसी के रेसिप्रोकल यानी इसी के रिवर्स होते हैं, उनको याद करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच होता है, इसी का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, राइट। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये एच बाई पी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका बी बाई एच होता है और कॉस थीटा का रिवर्स होता है आपका सेक थीटा, यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है और टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। यानी टी रेशियोज के अंदर अपने पास ये टोटल 6 फॉर्मूलेज होते हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये 6 जो रेशियोज हैं ये हमको किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को बताते हैं, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से लिखते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से याद हो पाए, ठीक। सबसे पहले साइन थीटा था, वो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच होता है, इसी का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी हो जाएगा। यानी अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो उसी को आप रिवर्स कर दोगे तो आपको कोसेक थीटा मिल जाएगा, राइट। उसके बाद से क्या था, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, यहां से आप सेक थीटा एच बाई बी बता सकते हो। सेम इसी प्रकार से होता है टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी और इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी बाई पी, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद है तो ये जो प्रॉब्लम है ना इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे हम करके एक बार दिखा देते हैं। एक साइड को चलो हम निकालते हैं, एक्स वाई को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो अगर वर्टेक्स जेड पे जो एक्यूट एंगल है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इस एंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को मार्क करें तो देखो क्या होगा, ये जो एक्स जेड वाला साइड है ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर साइन थीटा इस ट्रायंगल में हम लोग अप्लाई करते हैं, अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, चलो इसको यहाँ से डस्ट करते हैं। चलो हमें सबसे पहले एक्स वाई वाले साइड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग साइन थीटा अप्लाई करेंगे बिकॉज हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा पी बाई एच होता है एंड यहाँ पे एक्स वाई जो हमको कैलकुलेट करना है वो पी है और एक जो गिवन डेटा है डेट इज एच, डेट इज एक्स जेड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है और हम लोग जानते हैं पी का वैल्यू कैलकुलेट ही करना है जो कि एक्स वाई के इक्वल है एंड जो एच का वैल्यू है डेट इज इक्वल टू एक्स जेड। यानी साइन थीटा का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 60 डिग्री के इक्वल दिया है और एक्स वाई हमें कैलकुलेट ही करना है एंड एक्स जेड का जो वैल्यू है ये 5 हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है जो कि आप आगे पढ़ोगे, साइन 60 का वैल्यू √3/2 के इक्वल होता है, यानी ये हो जाएगा आपका √3/2 एंड इक्वल टू एक्स वाई बाई 5 और यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा डेट इज इक्वल टू 5√3/2, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं तो बहुत आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से अगर आप cos थीटा यूज कर देते हो तो आपके पास वाई जेड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। cos थीटा क्या होता है, b बाई एच होता है, तो आपको बेस कैलकुलेट ही करना है और आपको हाइपोटेन्यूज पता ही है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे
हमको सेक ए का वैल्यू बताना है कि कितना होगा इस ट्रेंगल में। अब सेक ए का मतलब क्या होगा यार, इसको अच्छे से देखो। सेक ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए दिया हुआ, इसका मतलब इस राइट एंगल ट्रेंगल में वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट। और ए का मतलब ये हुआ कि इस राइट एंगल ट्रेंगल में एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में आपको सेक ए का वैल्यू बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्यूट एंगल ए है यहाँ पे हम लोग थीटा जूम कर लेंगे एंड देन यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस मार्क करेंगे एंड इसका वैल्यू इजीली हम लोग बता देंगे। तो AC जो है ये तिरछा वाला लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये आपका H हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा एंड ये आपका P हो जाएगा। और हम लोग सेक ए का फार्मूला अभी जस्ट देख चुके हैं। सेक ए क्या होता है, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और कॉस क्या होता है, कॉस B/H होता है एंड सेक क्या हो जाएगा, ये H/B हो जाएगा। और H क्या है, AC है, राइट। H AC है और बेस क्या है, बेस आपका AB है, ठीक है। यानी सेक ए का जो वैल्यू होगा डेट इज इक्वल टू AC/AB हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस टाइप के वैल्यूज को बता सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पावर ऑफ टी रेशियोज, मतलब टी रेशियो जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका पावर कैसे वेरी करता है, उसको बिल्कुल अच्छे से एक बार समझ लेते हैं एंड देन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपको कोई दे रहा है और बोल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कि ये क्या होगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर इसी को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसको हम लोग साइन थीटा और थीटा के ऊपर अगर स्क्वायर ऐसे आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं दे सकते, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा आप सबको, राइट। सेम इसी प्रकार से एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है सेक थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब 3 बार सेक थीटा आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको तो आप इजिली सेक थीटा का होल क्यूब तो लिख ही सकते हो। लेकिन अगर बात आए कि इसको मतलब इस टाइप से लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, इसको आप सेक क्यूब थीटा, मतलब जो सेक वाला वैल्यू उसके ऊपर आप क्यूब लगाओगे देन थीटा आप लिखोगे, इसको आप सेक थीटा क्यूब ऐसे आप लिखोगे तो ये बिल्कुल गलत है लिखना, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा कि पावर ऑफ टी रेशियोज कैसे लिखना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो इसको अब आप बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि इसको हम लोग कोसेक थीटा का होल स्क्वायर या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसी को कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग कोसेक थीटा स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से अपने पास क्वेश्चन आ गया है, 1 बाय 1 करके अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इन ए ट्रेंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B, मतलब वर्टेक्स B पे 90 डिग्री एंगल बनेगा और AB का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है और BC का जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या क्या निकालना है हमें, साइन A निकालना है, साइन C निकालना है, कॉट A निकालना है और कॉट C निकालना है, ठीक है। जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना है ये तो बाद का बात है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल को यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लिए हैं। अब जो भी डेटा बोल रहा है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। बोल रहा था कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना उसको हमको B बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग B बोल दे रहे हैं। अब हमें ट्रेंगल ABC मार्क करना है, जिससे हम लोग B ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, तो अपने पास A और C बच गया, तो कहीं भी A और कहीं भी C आप बोल दो। तो मान लो यहाँ पे A और यहाँ पे हम C बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको AB का जो वैल्यू है, AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है, ठीक है, और BC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या डेटा कैलकुलेट करना है ये तो बाद का बात है, सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रेंगल के AC वाले लेंथ को कैलकुलेट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल ABC में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इस ट्रेंगल के बेसिस पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे मार्क करेंगे तो हो जाएगा आपका AC के स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब वैल्यू दिया है, यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और यहाँ से अपने पास डेटा निकल के आ जाएगा। हमको AC कैलकुलेट करना है, AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है और BC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, राइट। यानी ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 25 प्लस ये हो जाएगा 144, यानी AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 169 हो जाएगा, राइट। ये रूट अंडर 169 हो जाएगा, यानी यहाँ से AC का जो वैल्यू है यह 13 सेंटीमीटर के इक्वल आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो वैल्यू है AC वाला, ये 13 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हमसे जो जो पूछा है उन सबको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन A और कॉट A को कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज दोनों में एक्यूट एंगल A है। ठीक है, तो एक ट्रेंगल बनाते हैं और एक्यूट एंगल A का मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे दिख रहा है, एक्यूट एंगल A के रिस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस मार्क करना है, फिर आपको साइन थीटा और कॉट थीटा को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंगल बनाते हैं और वहां से साइन A और कॉट A को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो सेम वही वाला राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। AB का वैल्यू आपको कितना दिया था, ये 5 सेंटीमीटर दिया था, ये कितना था, ये आई थिंक 12 सेंटीमीटर था, और हम लोग AC कैलकुलेट किए थे, ये 13 सेंटीमीटर के इक्वल था, और वर्टेक्स B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। और यहाँ से हमको साइन A और कॉट A कैलकुलेट करना है, यानी एक्यूट एंगल A को हम लोग थीटा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यानी अगर एक्यूट एंगल A को हम लोग थीटा एज्यूम कर लें तो इसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस मार्क करना है। तो जो AC वाला लेंथ है ये आपका हाइपोटेन्यूस यानी कि H हो जाएगा, AB वाला लेंथ बेस हो जाएगा, और ये थर्ड साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। अब यहां से देखो, साइन A को कैलकुलेट करना है, तो साइन A क्या होगा, ये P/H होगा। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 12 है, और H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू 13 है, यानी यहां से आप बोल सकते हो साइन A इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप कॉट A भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो कॉट A को भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो कॉट A कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कॉट क्या होता है, ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, और 10 P/B होता है, यानी ये B/P हो जाएगा, राइट। ये B/P हो जाएगा, और B का वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर दिया है और P का वैल्यू 12 दिया है, यानी कॉट A जो होगा डेट इज इक्वल टू 5/12। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से कॉट A और साइन A को कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, अब हमको क्या क्या करना है, अब हमको साइन C और कॉट C को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग एक और ट्रेंगल बनाएंगे और एक्यूट एंगल C के रिस्पेक्ट में हम लोग सब कुछ मार्क करेंगे और वहां से इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक ट्रेंगल बनाते हैं, सेम वही वाला ट्रेंगल, और जो भी डेटा दिया था उसको यहाँ पे मार्क करेंगे एंड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये आपका C हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग C के रिस्पेक्ट में सब कुछ मार्क करेंगे, तो यहाँ पे C को हम लोग थीटा बोल देंगे। ये हम लोग 13 सेंटीमीटर कैलकुलेट किए थे, ये 5 सेंटीमीटर दिया था, और ये 12 सेंटीमीटर हमको दिया था, और वर्टेक्स B पे
90 डिग्री का एंगल बन रहा था, राइट। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर एक्यूट एंगल सी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम बात करें तो ए सी तो आपका एच हो जाएगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, राइट। ये बी सी का जो वैल्यू है ये बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग साइन सी और कोट सी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले साइन सी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। साइन सी को कैलकुलेट करेंगे तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो तो P बाई एच ही होता है, लेकिन यहाँ पे C है, इसका मतलब हुआ कि आप जो भी ट्रेंगल बनेगा उसमें C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को मार्क करके साइन वाला फॉर्मूला लगा के वहां के वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे P है 5 और H क्या है 13, यानी जो साइन C का वैल्यू होगा डेट इज 5/13, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कॉट सी को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो कॉट सी, कॉट क्या होता है, ये भी 10 का रेसिप्रोकल होता है और 10 P/B होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये B/P हो जाएगा और B का वैल्यू 12 है और P का वैल्यू 5 है, यानी यहां से आप कॉट सी का वैल्यू 12/5 बता सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जो डेटा हमसे पूछा था हम लोग सबको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इसको एक बार बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करते हैं। बोल रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। मतलब टोटल अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें से हमको एक साइन ए का वैल्यू दे दिया है, तो बाकी जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसकी मदद से हमको उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोई भी ट्रेंगल नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पे एक हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे एंड देन सभी डेटा को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं, अब इसका नेम मार्क कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। और वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू हमको 4/5 दिया है, तो थोड़ा साइड में इसको थोड़ा बिल्कुल अच्छे से समझो, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू 4/5, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन P/H होता है, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5 नहीं बोल सकते हो, ठीक है। P इज इक्वल टू 4 और H इज इक्वल टू 5 बोलना बिल्कुल गलत होगा। अब ये क्यों गलत होगा इसको बिल्कुल अब ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके पास P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5 होता तब साइन थीटा कितना होता, साइन थीटा साइन ए कितना होता, साइन ए जो कि वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, तो साइन ए क्या होता, ये साइन ए P/H होता और ये आपका 4/5 हो जाता जितना कि क्वेश्चन में हमको दिया था। देखो इधर साइन ए का वैल्यू 4/5 क्वेश्चन में दिया था, लेकिन अगर यहीं पे हम लोग वैल्यू चेंज करें, अगर हम लोग P के प्लेस पे 8 रखें और H के प्लेस पे 10 रखें, तो भी जब आप साइन ए कैलकुलेट करोगे तो ये P/H ही होगा और P का वैल्यू 8 और H का वैल्यू 10 होगा, फिर ये कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास 4/5 यानी साइन ए का वैल्यू है ये 4/5 ही मिलेगा। मतलब P और H का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है जिसका वैल्यू हमें साइन ए के फॉर्म में 4/5 के ही इक्वल दे, ये हमको रेशियो बताता है। यानी हम लोग यहाँ से डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5 ही रहा होगा, राइट। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में कुछ और भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन कैंसल आउट होने के बाद से अपने पास साइन ए का रेशियो इतना निकल गया है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो जब P का और H का वैल्यू इतना दिया था तो यहाँ से ऊपर और नीचे से सेम ही फैक्टर कैंसिल आउट हुआ है। क्या कैंसिल आउट हुआ है, ऊपर से भी 2 और नीचे से भी 2 कैंसिल आउट हुआ है, राइट। यानी कभी भी हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम फैक्टर कैंसिल आउट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी इस टाइप से हमको रेशियो दिया हुआ हो तो एक वेरिएबल से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे P और H को मार्क नहीं करेंगे, वहां पे दोनों वैल्यूज में एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली नहीं बनाना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इतना इसका वैल्यू नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग p को 4x चलो बोल देते हैं और h को 5x बोल देते हैं। इस x से हम लोग क्यों मल्टीप्लाई किए हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जब इसका रेशियो हम लोग निकालते हैं तो जो फैक्टर कैंसल आउट हो गया होता है उसी को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्टेक्स ए को थीटा बोल दें तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू मार्क करें तो क्या हो जाएगा, AC आपका h हो जाएगा जो कि हमको 5x दिया है, BC आपका P हो जाएगा जो कि 4x दिया है, और AB आपका बेस हो जाएगा जो कि हमको नहीं दिया है। तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन इस ट्रेंगल के सभी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग इजीली बता देंगे। तो सबसे पहले ट्रेंगल ABC में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्रेंगल ABC, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको AB का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी AC का वैल्यू आपको 5x दिया है। ठीक है, AC का वैल्यू 5x दिया है, यानी ये 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। AB हमको कैलकुलेट ही करना है एंड ये आपका 4x के इक्वल दिया हुआ है। तो ये 5x का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से AB स्क्वायर का जो वैल्यू है ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और यहाँ से AB का जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 3x के इक्वल आपके पास निकल के आ जाएगा, राइट। यानी यहाँ पे जो बेस है आपके पास 3x के इक्वल निकल के आ चुका है। अब बहुत आसानी से आप इस ट्रेंगल के सभी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो साइन ए तो हमको दे ही दिया था, अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस b बाई एच होता है। ठीक है, b बाई एच होता है, और b का वैल्यू कितना हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं जो कि 3x इक्वल था, तो ये 3x हो जाएगा, और h का वैल्यू कितना है 5x है, तो ये 5x हो जाएगा, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, और कॉस a का जो वैल्यू है वो 3/5 इक्वल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan a को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो tan a क्या होता है, ये आपका p/b होगा, और p का वैल्यू कितना होगा 4x होगा, और b का वैल्यू 3x होगा। ठीक है, यानी 4x डिवाइडेड बाई 3x, x से x कैंसल आउट होगा, और tan a का जो वैल्यू होगा वो 4/3 के इक्वल हो जाएगा, राइट। आई होप बिल्कुल अच्छे से ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cot a को कैलकुलेट कर लेते हैं। cot a क्या होता है, cot a आपका b/p होता है, b का वैल्यू 3x है, p का वैल्यू 4x है, तो यहाँ से cot a आपके पास 3/4 निकल के आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग sec a को कैलकुलेट करेंगे। sec a, sec क्या होता है, ये cos का रेसिप्रोकल होता है। cos क्या होता है b/h, यानी ये h/b हो जाएगा। h 5x था और b 3x था, फिर x से x कैंसल आउट होगा, तो sec a का वैल्यू आपके पास 5/3 निकल के आ जाएगा। अब अपने पास एक लास्ट बच गया है cosec a, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लास्ट अपने पास बच गया है cosec a, तो उसको यहीं पे बगल में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं cosec a को। cosec a क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन p/h होता है, यानी cosec क्या होगा, ये h/p हो जाएगा। h कितना हो जाएगा 5x और p 4x, यानी यहाँ से cosec a का जो वैल्यू है ये 5/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन में साइन का वैल्यू दिया था उसको भी आप रिवर्स कर देते तो आपके पास cosec a का वैल्यू 5/4 डायरेक्टली निकल के आ जाता है। यहाँ से देखो तो
यहाँ पे आपको साइन ए का वैल्यू 4/5 पता है, और आप जानते हो कि साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी यहाँ से कोसेक ए का वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते थे साइन ए के वैल्यू को रिवर्स करके, यानी 5/4 आपका यहाँ से भी निकल के आ जाता। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद से क्या बोल रहा है? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, यानी एंगल बी ए सी ये आपको थीटा दिया है। और क्या बोला है? बी सी इज इक्वल टू सी डी, यानी बी सी जो है वह सी डी के इक्वल है और दोनों का वैल्यू 4 के इक्वल है। और ई डी का जो वैल्यू है यह 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसको भी आप सेंटीमीटर में लिख लो। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? हमसे साइन थीटा और कोस थीटा के वैल्यू को पूछा है। और यहाँ पे आप देख लो कि ट्रेंगल ए बी सी के अंदर ये थीटा है, यानी इस ट्रेंगल ए बी सी का तीनों साइड हमको अगर पता चल जाए तो हम लोग बहुत आसानी से साइन थीटा और कोस थीटा को बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन मज़े का बात यह है कि ट्रेंगल ए बी सी में हमको केवल बी सी वाले साइड का मतलब एक साइड का वैल्यू पता है, तो जो बाकी इंफॉर्मेशन दिया है उसकी मदद से हम लोग इस ट्रेंगल के रिमेनिंग 2 साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से ट्रेंगल ए बी डी को देख पाओ तो इसमें से हमको 2 साइड पता है। ध्यान से देखो, ट्रेंगल ए बी डी को देखोगे तो बी से लेके डी तक का जो लेंथ है ये कितना दिया है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 8 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है। ये 8 सेंटीमीटर के इक्वल है और ए डी का जो वैल्यू है वह 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी अगर ट्रेंगल ए बी डी में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें तो यहाँ से अपने पास ए बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि ट्रेंगल ए बी सी का एक साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ट्रेंगल ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ताकि इस छोटू वाले ट्रेंगल का, जिस ट्रेंगल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, उसका एक साइड अपने पास निकल के आ जाए। ठीक है, तो ट्रेंगल ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्रेंगल ए बी डी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा? ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर। तो ए डी का वैल्यू हमको कितना दिया है? ए डी का वैल्यू हमको 10 दिया था, यानी ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बी डी का वैल्यू 8 का स्क्वायर हो जाएगा और बी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी 100 इज इक्वल टू ये 64 प्लस ये बी ए का स्क्वायर हो जाएगा। यानी बी ए का जो वैल्यू होगा ये 100 माइनस 64, यानी बी ए का वैल्यू ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 64 करोगे तो आपके पास 36 निकल के आएगा। यहाँ पे स्क्वायर होगा ये 36 और यहाँ से जो बी ए का वैल्यू है ये 6 सेंटीमीटर के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी बी ए का जो वैल्यू है ये कितना आ गया? ये 6 सेंटीमीटर के इक्वल निकल के आ गया। अगर अब आप बिल्कुल ध्यान से ट्रेंगल ए बी सी को देखो तो इसमें हमको 2 साइड पता चल गया है, यानी इस छोटू वाले ट्रेंगल में अगर एक बार और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें इस वाले फिगर में, तब हमको ए सी का वैल्यू मिल जाएगा। यानी ट्रेंगल ए बी सी में हमको ए सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इस वाले ट्रेंगल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यानी ट्रेंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम फिर यूज करेंगे। इन ट्रेंगल ए बी सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग यूज कर दें तो हम लोग बहुत आसानी से ए सी को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर तो हमको कैलकुलेट ही करना है, राइट? ए बी का वैल्यू कितना दिया है? ए बी का वैल्यू 6 दिया है और बी सी का वैल्यू 4 दिया है।
ए बी का वैल्यू 6 दिया है, यानी ये 6 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 36 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 52 होगा, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो आपके पास जो ए सी का वैल्यू है ये 2 रूट 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी के प्लेस पे आप कितना लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 13, 2 रूट 13। तो ट्रेंगल ए बी सी में अगर आप ध्यान से देखो, वर्टेक्स ए पे थीटा बन रहा है, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी बी का वैल्यू 6 है और पी का वैल्यू 4 है। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर था, पी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर था और एच का वैल्यू 2 रूट 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी जिस ट्रेंगल में हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पूछा था, उस ट्रेंगल के हम लोग तीनों साइड्स को कैलकुलेट कर लिए हैं। अब देखते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा है। हमसे साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू पूछा था, तो इसको हम लोग अब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, ये पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 4 है और एच का वैल्यू 2 रूट 13 है, तो 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है ये 2 बाई कितना हो जाएगा, रूट 13 हो जाएगा, रूट 13 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू है। सेम इसी प्रकार से हम लोग कोस थीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बी बाई एच होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी का वैल्यू हमको 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी बी के प्लेस पे क्या लिखोगे 6 और एच के प्लेस पे 2 रूट 13, तो इससे फिर कैंसिल आउट होगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, यानी कोस थीटा का वैल्यू 3 बाई रूट 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इस लेक्चर का ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। आई होप बिल्कुल अच्छे से आज का क्लास आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके डेली मतलब लेक्चर्स आते जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।